ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और इसी बदले की आग ने सबको जला के रख दिया। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे बुरी यादें इंसान को जानवर से भी घिनौना बना देती हैं। ये कहानी है मासूम जिंदगियों की जिन्हें बिना किसी वजह मार दिया गया। ये कहानी है सालों पुराने बदले और नफरत की। तो कहानी शुरू होती है दो फोटोग्राफर से जिन्हें नदी के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है जिसे बहुत ही बेरहमी से काट दिया गया था। और जब पुलिस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करती है तो मिन्सू नाम की ऑफिसर को किलर के जूतों के साथ एक स्टिक का भी साइन दिखता है, यानी कि किलर स्टिक के सहारे चलता है। और तभी हम फोरेंसिक डॉक्टर कैंग को देखते हैं जो कि जल्दी से रिटायर होने वाले हैं। और फोरेंसिक डॉक्टर उन्हें कहते हैं जो डेड बॉडी की ऑटोप्सी करके मरने का कारण बताते हैं, जैसे कि डॉक्टर सालुंग है। अब डॉक्टर कैंग पूरी पुलिस फोर्स में फेमस है क्योंकि सारे केस इन्हीं के पास आते हैं। और मिन्सू भी एक समय में डॉक्टर की क्लास में पढ़ती थी। अब डेड बॉडी की एक आर्म मिसिंग थी और लड़की का नाम है इयोन जो कि एक बार में काम करती थी। और ऑटोप्सी के समय डॉक्टर इयोन की बॉडी की काफी तारीफ करता है कि इतनी सुंदर लड़की को कोई कैसे मार सकता है, इसकी बॉडी बहुत ही परफेक्ट है और इतनी ब्यूटीफुल बॉडी के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। अब मिन्सू बाकी ऑफिसर के मुकाबले केस में काफी दिलचस्पी ले रही थी। वो सभी ऑफिसर को कहती है कि किलर हमें कोई साइन देना चाहता है, बॉडी को इस तरीके से काटने के पीछे कोई कारण है। लेकिन बाकी ऑफिसर का मानना था कि लड़की को किसी ने यूं ही मार दिया। लेकिन कैंग सबको कहता है कि कोई भी क्राइम के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अब इयोन के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था और उसकी बॉडी में सीमेंट के कण मिले, यानी कि किसी सीमेंट प्लांट के पास उसे मारा गया होगा। अब पुलिस इयोन के बॉयफ्रेंड ब्यूंग से सवाल जवाब करती है लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब पास के एक सीमेंट प्लांट पर पुलिस दूसरी आर्म को ढूंढ रही थी क्योंकि सीमेंट प्लांट के पास उसे मारा गया था। और तभी मिन्सू नोटिस करती है कि प्लांट के पास कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि सीमेंट प्लांट और रिवर क्यूम के खिलाफ थे, क्योंकि प्रोटेस्टर का मानना था कि रिवर क्यूम में चेंजेस करके सरकार उसकी ब्यूटी को खत्म कर देगी और जो ढेर सारे लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका घर छिन जाएगा। और तभी पुलिस को इयोन की बची आर्म भी मिल जाती है, जिसके बाद मिन्सू कैंग के पास आती है जो कि मिन्सू को कहता है कि इयोन के बॉडी पार्ट्स को 3 जगह पर घुमाया गया, जैसे कि सीमेंट प्लांट, मिट्टी और पानी। ये तीनों लोकेशन इशारा करती हैं कि इसके पीछे बड़ा कारण है। थोड़ी सर्च करने के बाद मिन्सू अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लेती है जिसमें रिवर क्यूम को द गॉडेस ऑफ ब्यूटी वीनस का दर्जा दिया गया और सरकार क्यूम नदी को काटकर वीनस की तरह उसकी ब्यूटी भी खत्म कर देगी। और ये बात लोगों को हजम नहीं आती, इसलिए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। और प्रोटेस्टर का लीडर ली भी वीनस का फैन है, उसने खुद की बुक में वीनस का जिक्र किया है। और मिन्सू का मानना है कि काम को रोकने के लिए ली ने ही इयोन को मारा होगा ताकि वो सरकार को मैसेज दे सके। और एक सबूत और है जिससे साबित होता है कि ली ने इयोन को मारा होगा। वो स्टिक के सहारे चलता है और क्राइम सीन पर हमें उसके जूतों के साथ स्टिक का भी साइन मिला और इसी बुनियाद पर ली को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब डॉक्टर कैंग इस केस के बाद रिटायर होकर अपनी बेटी के साथ रहने वाले थे जो कि दूसरे देश में गई है। और उसने फोन पर कैंग को बताया था कि कुछ ही दिनों में वो साउथ कोरिया पहुंच जाएगी। और जब कैंग उसे एयरपोर्ट लेने जाता है तो तभी एक आदमी उसे डॉक्यूमेंट देकर भाग जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की जगह उसमें कैंग की बेटी की फोटोज थी जो कि अब किडनैप हो चुकी है। अब कैंग की बेटी साउथ कोरिया पहले आकर कैंग को सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन तभी उसे किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया। और इधर ली भी मिन्सू के सामने कन्फेस कर लेता है कि उस लड़की को मैंने मारा। और केस को सॉल्व करके मिन्सू काफी खुश थी जो कि कैंग को बता देती है कि मैंने केस को सॉल्व कर दिया, किलर ली है। अब किलर का इतनी जल्दी कन्फेस कर लेना कि वही किलर है, ये बात कैंग को तंग कर रही थी कि उसकी बेटी को ली ने ही किडनैप किया होगा, क्योंकि कैंग की किसी से कोई दुश्मनी नहीं और शायद इसी केस की वजह से किलर ने कैंग की बेटी को किडनैप किया होगा ताकि वो खुद को बचा सके। इसलिए कैंग ली के पास जाता है जो कि कैंग को कन्फेस करता है कि तेरी बेटी मेरे पास है, मुझे 3 दिनों के अंदर बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकालो। लेकिन कैंग उसे कहता है कि तुम अपना क्राइम कन्फेस कर चुके हो। पर ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने इयोन को कैसे मारा, कैसे उसके टुकड़े किए, वो ये सब कैंग को बताने लगता है कि जब मैं ऐसा कर रहा था
तो तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा डर रही थी, इसलिए अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहां से बाहर निकालो। अपनी बेटी को बचाने के लिए कैंग ली की बात मान जाता है। तभी मिन्सू कैंग को बताती है कि जिस वेपन से ली ने लड़की को मारा वो हमने ढूंढ लिया, उस पर ढेर सारा खून लगा था और जल्दी उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब ली के खिलाफ जितने भी सबूत मिल रहे थे उन सब की रिपोर्ट कैंग और उसका जूनियर डॉक्टर तैयार कर रहे थे। अब कैंग का काम यह था कि वेपन पर से खून का सफाया करके एविडेंस को खत्म करना। अब कैंग बहुत ही ज्यादा डर चुका था, यौन के साथ जो हुआ वो उसकी बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए डर के मारे कैंग अपने डॉग को कट करके उसके खून को ली के एविडेंस पर डाल देता है, यानी कि एविडेंस खत्म। और इसी के साथ कैंग मिन्सू को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है ली इनोसेंट हो, तुम रिपोर्ट आने की वेट करो। मतलब कैंग मिन्सू के मन में ली को लेकर डाउट डालना चाहता है ताकि ली को बचाने में आसानी रहे। अब जेल में कैंग ली को मारने लगता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। तभी ली उसकी बेटी को फोन लगाता है जो कि बहुत ही डरी हुई थी, और अपनी बेटी की आवाज सुन के कैंग और भी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि वही कैंग की जिंदगी है। अगर बेटी को कुछ हुआ तो कैंग खुद को कभी माफ नहीं करेगा। अब ली के खिलाफ जो वेपन मिला था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, क्योंकि वेपन के ऊपर डॉग का ब्लड था। अब पूरी पुलिस ली के घर की तलाशी लेने जाती है ताकि उन्हें असली वेपन मिल सके जिससे ली ने इयोन को मारा था। और इधर कैंग इयोन के घर जाता है जहां उसे इयोन की फ्रेंड मिलती है जो कि कैंग को इयोन के बॉयफ्रेंड ब्यूंग के बारे में बताती है कि शायद तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन कैंग को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे ली के घर से उसके भाई की फोटो मिलती है जिसे वो एयरपोर्ट पर मिला था। और इसी बीच पुलिस ली के घर पहुंचती है और जल्दीबाजी में कैंग अपने सर्जिकल नाइफ को भूल जाता है जिसे पुलिस ऑफिसर उठा लेता है। और ली के घर से उन्हें एक बड़ी सी रॉड मिलती है जिसे सबूत के तौर पर वो ले जाते हैं। और मिन्सू कैंग के घर पहुंचती है ताकि वो जल्दी से इयोन की रिपोर्ट ले सके, क्योंकि कैंग उसे टाल रहा था। और तभी उसे कैंग का डॉग जख्मी दिखता है जिसे वो डॉक्टर के पास ले जाती है, जो कि मिन्सू को कहती है कि डॉग को कोई चोट नहीं लगी, इसे सर्जिकल नाइफ से कट किया गया। और ये बात मिन्सू को काफी अजीब लगती है। और कैंग ली के दूसरे घर पहुंचता है जहां पर ली का भाई रहता है। और घर आने पर उसे कुछ पुराने केस की कटिंग दिखती है जिसमें एक लड़की का गैंग रेप हुआ था, लेकिन उस केस में लड़की को ही गिल्टी बताया गया था। और केस को पढ़ के कैंग जान जाता है कि ली ने उसे क्यों चुना, और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, इसी के साथ कैंग को अपनी और अपनी बेटी की ढेर सारी फोटोज दिखती हैं, यानी कि ये प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। और तभी कैंग की नजर ली के भाई पर पड़ती है जो कि कैंग को पीटकर कहता है कि ली को आजाद करने में ध्यान दो, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अब पुलिस स्टेशन में ऑफिसर डिस्कस कर रहे थे कि ली के घर में उन्हें सर्जिकल नाइफ मिला। लगता है बुक लिखने के साथ ली डॉक्टर भी है। और सर्जिकल नाइफ का नाम सुन के मिन्सू को कैंग पर शक होने लगता है, क्योंकि वेपन की रिपोर्ट आने से पहले कैंग लैब में था और वेपन पर डॉग का खून था, और दूसरी तरफ कैंग का डॉग जख्मी था। और ली के घर में मिले नाइफ से मिन्सू का शक गहरा होने लगता है, जिसके बाद वो कैंग के बैकग्राउंड को चेक करती है। और तभी कहानी के पहलू सामने आते हैं। दरअसल कई साल पहले ली की बहन के साथ गैंग रेप हुआ था, लेकिन तीनों लड़के अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को सजा नहीं मिली क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए थे। और कोर्ट में यह साबित हुआ कि ली की बहन का कैरेक्टर ठीक नहीं था। और बात करें उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट की तो डॉक्टर कैंग ने उसे बदल दिया था, क्योंकि कैंग की बेटी काफी बीमार थी जिसका इलाज करवाने के लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए कैंग ने रिपोर्ट में हेराफेरी की। अब सब जानने के बाद मिन्सू कैंग से बात करती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ एविडेंस को मिटाने के क्राइम में, लेकिन कैंग उसे सब बता देता है कि मेरी बेटी ली के कब्जे में है, मुझे थोड़े दिन का समय दे दो। और ये जानने के बाद मिन्सू के होश उड़ जाते हैं, यानी कि बहन का रिवेंज लेने के लिए ली ने कैंग के साथ ऐसा किया। अब ली को बचाने के लिए कैंग इयोन की फ्रेंड से मदद मांगता है, जहां वो इयोन के बॉयफ्रेंड को फंसाकर उसके स्पर्म और फिंगरप्रिंट को कैंग के हवाले कर देती है, जहां स्पर्म और फिंगरप्रिंट को कैंग इयोन की बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद एक नकली रिपोर्ट तैयार होती है जिसकी बुनियाद पर इयोन के बॉयफ्रेंड ब्यूंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ली के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए बड़े ऑफिसर ली को छोड़ देते हैं। और ली के छूटते ही मिन्सू को असली रिपोर्ट मिलती है,
जहां कहानी के डार्क सीक्रेट सामने आते हैं। ली की बहन का जिन्होंने रेप किया था वो छोटे छोटे एक्सीडेंट में मारे गए थे और इयोन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने ली की बहन के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। हालांकि ली के पिता ने कैंग की मिन्नतें की थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी जैसा उसे कोर्ट में दिखाया गया, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन कैंग ने कोई मदद नहीं की क्योंकि वो खुद मजबूर था और दुनिया का ये रूप देखकर ली के दिल में नफरत और बदले की आग ने जन्म लिया और बदले की इस भावना ने ली और उसके भाई को शैतान बना दिया। तो अगर कैंग मिन्सू को पहले बता देता कि ली ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया तो शायद इतनी मुसीबत ना होती। मिन्सू जैसे तैसे कैंग की बेटी को ढूंढ लेती और ली को भी सजा मिल जाती। लेकिन बेटी की सेफ्टी के अलावा ली को कुछ नहीं दिखा क्योंकि कैंग अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसका बेटी के अलावा दुनिया में कोई नहीं। खैर मिन्सू ली के दूसरे घर को ढूंढ लेती है जहां पर कैंग को ली का भाई दिखा था और मिन्सू को देख ली का भाई उसे मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे मिन्सू उसे मार देती है। और इधर कैंग ली के घर पहुंचता है जहां वो ली से अपनी बेटी मांगता है, पर ली उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर कर दी। और ये सुनने के बाद वो ली को मारने लगता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसे किया, अब मेरी बेटी को छोड़ दो। और मार खाने के बाद ली उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे दूसरे घर में है। और वहां पर पहुंचते ही मिन्सू कैंग को रोकने की कोशिश करती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिना कुछ समझे कैंग घर के अंदर चला जाता है जहां उसे अपनी बेटी मरी हुई मिलती है। दरअसल ली ने पहले एक मैसेज रिकॉर्ड किया था जहां पर कैंग की बेटी अपने पिता से मदद मांगती है और उसके बाद ही ली ने उसे मार दिया था। और जेल में जब कैंग ने अपनी बेटी से बात की थी वो असल में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब जो कैंग के सामने आने वाला है उसे देख के कोई भी पिता आत्महत्या कर लेगा। कैंग को अपनी बेटी का सिर, पैर और हाथ मिलते हैं क्योंकि जो बॉडी कैंग ने इयोन की समझी वो दरअसल कैंग की बेटी की थी। उसमें सर, हाथ और पैर केवल इयोन के थे। ली ने इयोन और कैंग की बेटी को इस तरीके से काटा कि किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक कि खुद डॉक्टर कैंग को भी नहीं। ऑटोप्सी के समय जब कैंग बॉडी की तारीफ कर रहा था दरअसल वो खुद की बेटी की तारीफ और ऑटोप्सी कर रहा था। और इयोन के बॉयफ्रेंड का स्पर्म भी कैंग ने अपनी बेटी के अंदर इंजेक्ट किया। और कैसे कैंग ने अपनी बेटी की ऑटोप्सी की, ये सारी बातें याद करके कैंग की रूह कांप जाती है। उसे समझ नहीं आता कि खुद को कैसे मारूं। और तभी ली आकर कैंग को कहता है कि दिल पे चोट लगे तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दर्द भरी यादें, नफरत और बदले की भावना इंसान को रोज मारती है। और आज से तुम भी इसी दर्द के साथ जियोगे जैसे मैं जिया। तुमने मेरी बहन के साथ ठीक नहीं किया और मरने से पहले मेरी बहन की तरह तुम्हारी बेटी भी तड़फ रही थी। उसे मारना बहुत ही मुश्किल था। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मेरे पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और ली की बातें सुन के कैंग को महसूस होने लगता है कि उसकी बच्ची ने कितना दर्द महसूस किया होगा। अब ली की बातें कैंग से बर्दाश्त नहीं होती। वो ली को शूट करके मार देता है और उसे मारने के बाद वो खुद को भी शूट कर लेता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मरने से ज्यादा मुश्किल है किसी को माफ करना, क्योंकि दर्द को कम होने में बहुत ही लंबा समय चाहिए। लेकिन समय के साथ दर्द और भी बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि ली ने कैंग को क्यों नहीं मारा जबकि बाकी सबको मार चुका था। तो बात सिंपल सी है, कैंग को जिंदगी से ज्यादा प्यार नहीं था। कैंग की जिंदगी उसकी बेटी थी, इसलिए ली ने इतना बड़ा प्लान बनाया। और सबसे बड़ी सजा ली ने कैंग को दी, क्योंकि दुनिया के हिसाब से डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन कैंग ने जस्टिस नहीं किया, इसलिए ली ने कैंग को ऐसी सजा दी। तो एक तरह से ली ने भगवान को ही सजा दे दी। और ली ने कैंग को उकसाकर खुद को इसलिए मरवाया क्योंकि वो कैंग की बेटी को मारकर गिल्ट में था, क्योंकि कैंग की बेटी इनोसेंट थी और कैंग इस गिल्ट में था कि उसे ली की बहन को जस्टिस दिलाना चाहिए था ताकि आज उसकी बेटी ऐसी मौत ना मरती। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरे लिए तो बेस्ट मूवी में से एक है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
है।